कहानी की शुरुआत में एक लड़की की शादी ऐसे लड़के से होने जा रही थी जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो लड़की सबके सामने कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी है। उसका दूल्हा उसका हाथ पकड़ने के लिए चाहता है। तभी ही उस लड़की का लवर आकर कहता है कि ये मेरी वुमन है, इसे टच करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। अपने लवर को देखकर वो लड़की उसे जल्दी से हक कर लेती है। दूल्हे से ये देखा नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन शादी वाले दिन ही किसी और को हक कर रही है। वो गुस्से में आकर अपनी ही दुल्हन को मार डालता है। वो लड़की मरते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं था कि हमारा एंड कुछ इस तरह से होगा। 120 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ इस दुनिया में बिताए वो मेरी जिंदगी के सबसे अनमोल दिन थे। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे। मैं इस टाइमलाइन की नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अगली जिंदगी में तुम्हारे साथ रह सकूँ। इतना कहकर उस लड़की की मौत वहीं पर ही हो जाती है। फिर हम 120 दिन पहले का सीन देखते हैं। वो लड़की अभी मॉडर्न ज़माने में थी एंड वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वो अभी यूनिवर्सिटी में लेक्चर अटेंड कर रही थी एंड लेक्चर को सुनते सुनते ही वो सो जाती है। उसकी वॉच अचानक से ही अपने आप चलने लगती है एंड उस वॉच के जरिए वो लड़की पुराने ज़माने में पहुंच जाती है। वो वॉच कहती है कि मेरा नाम जियो है एंड अभी तुम शांग एम्पायर में हो। तुम्हारे कैरेक्टर का नाम सिनहोंग है और तुमने अपने चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है ताकि लोग तुम पर ज्यादा ध्यान ना दे। लेकिन यूनहेंग जो कि सेकंड प्रिंस है, उसकी नजर तुम पर पड़ जाती है। यूहेंग वही लड़का है जो शुरुआत में दुल्हा बना था। जियो उसे आगे की कहानी सुनाते हुए कहती है कि यूहेंग जब तुम्हें अपने स्टडी पार्टनर के रूप में चूज करेगा तो ये सब कुछ एक लड़की फेयू से देखा नहीं जाएगा एंड वो तुमसे चलने लगेगी। फेयू इस चलन के मारे तुम्हें काफी इंसल्ट और फ्रेम करने की कोशिश करेगी, तो तुम्हें उससे बचना है। तो ये था तुम्हारा कैरेक्टर, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? तो वो कहती है कि सेटिस्फाइड माई फुट, मुझे जल्दी से अपनी दुनिया में वापस भेजो। जियो कहती है कि अब ये तो नहीं हो सकता, तुम्हें यहाँ पर 120 दिन तक रहना पड़ेगा। इन 120 दिनों में तुम्हें पेशेंट का इलाज करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम इस शांग एम्पायर में हमेशा हमेशा के लिए फंसी रह जाओगी। इतना कहकर जियो गायब हो जाती है। जिनहोंग देखती है कि वो तो सच में पुराने जमाने में आ गई है। वो इस जगह को देखकर एंजॉय करने का सोचती है, लेकिन तभी ही एक भिखारी जैसा लड़का आकर उसे चिपकने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर तुम मत जाओ। तभी ही वहाँ पर यूहेंग और फेयू आ जाते हैं। फेयू कहती है कि जिनहोंग तुम तो बड़ी बेशर्म निकली, अब तुम क्या किसी भिखारी को डेट करने वाली हो? जिनहोंग सोचती है कि अच्छा तो ये है वो छलकुकड़ी फेयू, ये मुझे इस भिखारी लड़के के साथ छोड़कर फंसाना चाहती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे जैसे कैरेक्टर 5 एपिसोड से ज्यादा टिक नहीं पाते। तुमने क्या अपनी आंखों से देखा है कि मैं इस भिखारी को डेट कर रही हूँ? फेयू उस लड़के को इशारा करती है तो वो लड़का जिनहोंग की हेयरपिन निकाल कर कहता है कि ये हमारा लव टोकन है। फेयू कहती है कि ये तो तुम्हारी ही हेयरपिन है जो कि तुम हमेशा से ही पहनती आ रही हो। जिनहोंग कहती है कि क्या ये मेरी हेयरपिन है? ये तो बड़ी अच्छी है। दूर से ये सारा नज़ारा कहानी का मेल लीड युलोंग देख रहा था। उसका गार्ड कहता है कि ब्लड कर्स आप पर हावी होने वाला है, तो ये हो इससे पहले ही हमें घर वापस चले जाना चाहिए। युलोंग सोचता है कि जब मैंने इस लड़की को देखा तो मुझे इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। वो लड़का जिनहोंग को गिराने वाला था, लेकिन तभी ही युलोंग आकर उसे बचा लेता है। ये नज़ारा देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिनहोंग सोचती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। युलोंग कहता है कि तुम कब तक मुझे ऐसे ही घूरने वाली हो। युलोंग यूहेंग का 13वां अंकल था। यूहेंग उसे कहता है कि जिनहोंग मेरी स्टडी पार्टनर है, आज उसने हंगामा मचा दिया तो उसके बदले में मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप उसे मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मैं उसे सजा दे सकूँ। युलोंग कहता है कि इसने मेरी चीज़ चुराई है। ये सुनकर जिनहोंग शॉक। यूहेंग कहता है कि इसके बदले में मैं आपका हर्जाना दूंगा, बताइए कि वो चीज आपकी कितने की थी? युलोंग कहता है कि 10,000 चांदी की मोहर। ये सुनकर यूहेंग की बोलती बंद हो जाती है एंड युलोंग जिनहोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। फेयू के पास एक गार्ड आकर कहता है कि हर महीने की 15 तारीख को युलोंग अपने सारे गार्ड्स को डिसमिस कर देता है एंड घर में अकेला ही रहता है। फेयू कहती है कि ये तो अच्छी बात है, फिर तुम सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग ही सारा काम करो। यहाँ जिनहोंग युलोंग के घर में बैठी थी। वो सोचती है कि वो मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आया है। मैं तो ठहरी नए एरा की लड़की, इंडिपेंडेंट, क्यूट, प्रिटी एंड टफ। क्या वो मुझे पसंद करने लगा है? लेकिन जब वो अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसके चेहरे पर काफी ज्यादा दाग थे। वो कहती है कि ये मैंने अपने चेहरे का क्या हाल बना लिया है। तभी ही कोई वहाँ पर आता है एंड जिनहोंग को बेहोश करके
छत के ऊपर से नीचे फेंक देता है। आज फुल मून की नाइट थी। युलोंग का ब्लड कर्स भी उस पर हावी होने जा रहा था, लेकिन एक ही सेकंड में पूरा सीन पलट जाता है। ये दोनों हवा में फ्लोट कर रहे थे। जैसे ही युलोंग जिनहोंग को टच करता है तो उसके ब्लड कर्स का जो दर्द होता है वो अचानक से ही कम हो जाता है। फिर वो दोनों धड़ंग से नीचे गिरते हैं। युलोंग सोचता है कि अभी मैंने इसे हक किया तो क्या इस वजह से तो ये नहीं हुआ ना। वो उसे दोबारा हक करके देखना चाहता था, लेकिन जिनहोंग कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। गार्ड आकर युलोंग को उठाता है। वो कहता है कि आज आपको ज्यादा दर्द नहीं हुआ। युलोंग सोचता है कि इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है, ये मेरे ब्लड कर्स के उस जहर को मैनेज कैसे कर पाई। जिनहोंग अपने कमरे में आकर सोच रही थी कि माना कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे हक करेगा। ऊपर से वो कितना ज्यादा अजीब है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर युलोंग आता है। तब तक जिनहोंग सो चुकी थी। उसने सोने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरीके से साफ कर लिया था। युलोंग उसके साफ चेहरे को देखकर कहता है कि अच्छा, तो ये है तुम्हारा रियल फेस। तुम ऐसा करके मेरा अटेंशन खींचने की ट्राई कर रही हो। इतना कहकर वो उसकी हेयरपिन को चुराकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जीयू उसे उठाते हुए कहती है कि आज तुम्हारे मिशन का पहला दिन है। तुम्हें किसी पेशेंट को बचाने के लिए जाना है। जीयू उसे एक मैप देती है। उस मैप के जरिए जिनहोंग उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे एक पेशेंट का इलाज करना था। उस जगह पर इस कैपिटल के सारे कैदियों को रखा था। इसका मतलब ये है कि यह जगह कोई जेल से कम नहीं है। जीयू उसे कहती है कि इस पूरी जगह को संभालने का काम फेबाई करता है। लोग तो उसे डेविल भी कहते हैं, तो तुम जरा उसे संभल कर रहना। जिनहोंग कहती है कि वो तो बस एक यूनुक है, मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है। तभी ही वहाँ पर कहानी के सेकंड में लेड फेबाई की एंट्री होती है। वो कहता है कि तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं है, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। जिनहोंग कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी से मिलना है। तो वो कहता है कि क्यों। जिनहोंग कहती है कि मुझे यहाँ पर लॉर्ड वॉर ने बुलाया है। लॉर्ड वॉर युलोंग का दूसरा नाम है। फेबाई कहता है कि लॉर्ड वॉर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, तो मैं लॉर्ड वॉर की इज्जत करूंगा। इतना कहकर वो उसे अंदर लेकर जाता है। जिनहोंग जेल के अंदर जाने के बाद मैप के जरिए उस पेशेंट को ढूंढ रही थी। फेबाई सोचता है कि ये लड़की जिस तरह से जा रही है तो दिखने से ऐसा लगता है कि ये लड़की इस जगह से अच्छी तरीके से वाकिफ है। जिनहोंग जब उस पेशेंट को देखती है तो वो लड़का और कोई नहीं पर शुरुआत में वो जो भिखारी आया था वही था। जीयू उसे कहती है कि देखो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें अपनी पर्सनल दुश्मनी को काम के बीच में नहीं लाना है। जिनहोंग कहती है कि पता है मुझे, तुम मुझे सिखाओ मत। वैसे इक्विपमेंट कहाँ है। जीयू कहती है कि इक्विपमेंट यहाँ नहीं है, तुम्हें अपनी माइंड पावर के जरिए इक्विपमेंट को लाना होगा। ये सुनकर जिनहोंग बिल्कुल वैसा ही करती है एंड थोड़ी ही देर में वो उस लड़के की सर्जरी कंप्लीट कर देती है। फेबाई सोचता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे इक्विपमेंट नहीं देखे। ये लड़की आखिर में है कौन। जिनहोंग सर्जरी करके जब बाहर आती है तो फेबाई उसका इंतजार कर रहा था। जिनहोंग सोचती है कि ये यूनुक तो काफी ज्यादा कूल है, तो जरूर उसका चेहरा भी हैंडसम होगा। इतना सोचकर वो उसका मास्क निकालने के लिए जाती है। वो सोचती है कि ये बंदा तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन कितने दुख की बात है कि ये एक यूनुक है, पक्का वो गे होगा। फेबाई सोचता है कि ये मेरी तरफ इतनी दुखी नजरों से क्यों देख रही है। वो उसे पूछती है कि तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो, तो फिर तुम मास्क क्यों पहनते हो। इस पर वो उसे कुछ नहीं कहता। अगले सीन में फेबाई उसे जेल के बाहर छोड़ने गया था। अगले दिन जिनहोंग युलोंग से जब मिलने के लिए जाती है तो युलोंग का गार्ड उसे रोकता है एंड कहता है कि तुम लॉर्ड वॉर के कमरे में इस तरह से नहीं जा सकती। लेकिन जिनहोंग तो उसके साथ बहस करने लगती है, तो अंदर से युलोंग कहता है कि इसे आने दो। अब जिनहोंग बड़ी स्टाइल मारती हुई उसके पास जाती है एंड कहती है कि मेरी चीज मुझे वापस लौटा दो, ताकि मैं तुम्हें सायोनारा कहती हुई यहाँ से जा सकूं। युलोंग क्यूट सा चेहरा बनाते हुए उसे उसकी हेयरपिन लौटा देता है, तो वो कहती है कि तुमने डिफेंस नहीं किया। वो उसकी चिक पर किस करती है। वेल, ये सब तो वो बस एक सपना ही देख रही थी। असल में जब वो उसी सपने के अकॉर्डिंग युलोंग के पास स्टाइल मारती हुई जाने की कोशिश करती है तो युलोंग उसे पकड़ लेता है। वो कहती है कि देखो ना, यहाँ पर सभी लोग मुझे बुली कर रहे हैं, मैं उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहती, तो प्लीज तुम मुझे यहाँ पर रहने दो। अगर तुम मुझे यहाँ पर रहने देते हो तो मैं वो सारा काम करूँगी जो तुम मुझे करने को कहोगे। युलोंग कहता है कि क्या सब कुछ। तो वो कहती है कि सब कुछ तो नहीं। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। फेयू किसी दूसरी लड़की से बात कर रही थी कि लॉर्ड वॉर ने उस स्टूपिड जिनहोंग को अभी तक अपने घर से निकाला क्यों नहीं। वो लड़की कहती है कि लॉर्ड वॉर उस जैसी लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा। तो फेयू कहती है कि अगर लॉर्ड वॉर ने उसका असली चेहरा देख लिया तो
सारे मर्द ब्यूटी के पीछे पागल हो जाते हैं। तभी ही उसकी मेड आकर उसे कहती है कि सिन्होंग बाजार के बीच में कुछ कर रही है, उसके पास बहुत ही अजीबोगरीब सामान है, ऐसा सामान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। यहाँ सिन्होंग बाजार के बीच में सभी लोगों का फ्री में चेकअप कर दे रही थी। यूहेंग आकर कहता है कि सिन्होंग, तुम में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं, तुम ये काम भरी बाजार में कैसे कर सकती हो। जिन्होंग कहती है कि मैंने छोटा सा क्लिनिक खोला और मैं फ्री में लोगों का चेकअप कर रही हूँ, तो भला मैं बेशरम कैसे हुई। यूहेंग कहता है कि ये सब कुछ करके क्या तुम मुझे खुश करना चाहती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो, तो सिर्फ सपने देखो, क्योंकि ये असल जिंदगी में नहीं होने वाला। जिन्होंग कहती है कि थैंक्स मुझसे शादी ना करने के लिए। तो वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिन्होंग कहती है कि उस दिन तुम्हें 10,000 चांदी की मोहरें ना देनी पड़े, इसलिए तुमने मुझे लॉर्ड वॉर के हवाले कर दिया था। तुम क्या इस बात को भूल गए हो, अब मैं लॉर्ड वॉर की हूँ। फेयू आकर कहती है कि जिन्होंग बकवास करना बंद करो, लॉर्ड वॉर कभी भी तुम्हें अपनी वाइफ नहीं बनाएगा। जिन्होंग कहती है कि मुझे उससे कोई शादी वादी नहीं करनी है, यह तो सेकंड प्रिंस यूहेंग थे जिसने 10,000 चांदी की मोहर के कारण मुझे दूर धकेल दिया। फेयू कहती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा उस दिन कुछ नहीं हुआ था। तभी ही वहाँ पर युलोंग आता है। जिन्होंग सोचती है कि अब ये कहाँ से आ गया, क्या इसने मेरी सारी बातें सुन ली है। युलोंग कहता है कि उस दिन ऐसा भी क्या हुआ था, कोई मुझे बताएगा। फेयू की बोलती ही बंद हो जाती है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। युलोंग फिर से चिल्लाकर पूछता है कि कोई मुझे कुछ बताएगा। तो यूहेंग कहता है कि अब से जिन्होंग के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। युलोंग जिन्होंग को अपने पास बुलाता है। जब वो उसके पास शादी है तो वो सबके सामने उसे गले लगा लेता है। वो सोचता है कि ये औरत जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। जिन्होंग सोच रही थी कि ये सब करके ये छताना क्या चाहता है। उसके बाद युलोंग सबके सामने से जिन्होंग को उड़ाकर ले जाता है। दूर से ये सारा नज़ारा एक लड़का देख रहा था। वो कहता है कि कैपिटल आते ही सीधा मुझे क्या बकवास सीन देखने को मिला। वेल, उस लड़के का नाम हुआ नोंगेन था। वो अपनी मेड को ऑर्डर देता है कि जाओ क्वीन ऑफ नाइट की तैयारियां करो। युलोंग जिन्होंग को उड़ाकर घर वापस लेकर आता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें मेरी राइड कैसी लगी। तो वो कहती है कि ये तो मोटर बाइक से भी ज्यादा अच्छी थी, मार्वेलियस। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी 2 बार मदद की है, तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। वो कहती है कि थैंक यू। तो वो कहता है कि ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे रीपे करना होगा। वो सोचती है कि रोमांटिक नॉवेल में तो ब्यूटी अपने आप को हीरो को सौंप देती है, तो अब ये मत कहना कि मुझे उसे अपने आप को देना पड़ेगा। वो कहती है कि तुम तो लॉर्ड वॉर हो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ऊपर से मैं कितनी गरीब हूँ। तो वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो सोचती है कि इसे क्या पैसे नहीं चाहिए, फिर क्या ये मुझे मांगने वाला है। वो कहती है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि हग। जिन्होंग सोचती है कि मैंने ठीक अंदाज़ा लगाया था, लेकिन मेरा कैरेक्टर ऐसा तो नहीं था, फिर ये रोमांस बीच में कहाँ से आ गया। तभी ही अचानक से युलोंग उसे हक कर लेता है। एंड ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन जिन्होंग अपनी 2 मेट्स के साथ बैठकर रोमांस नॉवेल पढ़ रही थी। वो कहती है कि यहाँ की रोमांटिक नॉवेल में तो रोमांस ही नहीं है। तभी ही एक बंदा आकर उसे कहता है कि तुम्हें मर्डर केस में कोर्ट बुलाया गया है। वो कहती है कि फेयू क्या इतनी जल्दी मर गई, लेकिन अभी तो सिर्फ 4th एपिसोड ही चल रहा है। वो उस बंदे से पूछती है कि लॉर्ड वॉर कहाँ गए। यहाँ पर युलोंग एम्परर के साथ बोर्ड गेम खेल रहा था। एम्परर उसे कहते हैं कि युलोंग, तुम अब 25 के हो गए हो, तो तुम्हें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं एम्प्रेस से कहलवा कर तुम्हारे लिए लड़कियां देखना शुरू कर देता हूँ। युलोंग कहता है कि इस गेम के लिए थैंक्स। इतना कहकर वो जाने लगता है। तो एम्परर युलोंग के इस बिहेवियर पर कहते हैं कि मेरा छोटा भाई बिल्कुल भी मेरी इज्जत नहीं करता। उसका यूनो कहता है कि मुझे खबर मिली है कि युलोंग जिन्होंग को सबके सामने से ले गया। एम्परर कहते हैं कि अगर युलोंग को वो लड़की पसंद है तो उस लड़की को तुम युलोंग को सौंप दो। दूसरी तरफ कोर्ट में जिन्होंग से जज पूछ रहा था कि जिस इंसान का मर्डर हुआ है उसके पास से तुम्हारा हैंकरचीफ मिला। जिन्होंग देखती है कि ये तो वही भिखारी लड़का है। वो याद करती है कि उसकी सर्जरी कंप्लीट करने के बाद उसने अपने हैंकरचीफ को वहीं पर ही छोड़ दिया था। वो कहती है कि ये तो आम बात है कि लोग अपना हैंकरचीफ कहीं पर भी गुमा देते हैं। तो जज कहते हैं कि लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि वो लड़का तुमसे मिलने के तुरंत बाद ही मर गया। जिन्होंग कहती है कि शायद भगवान भी ऐसा ही चाहते होंगे। तो जज कहता है कि तुम मुझसे पंगा मत लो, कल रात तुम कहाँ थी।
तो वो कहती है कि मैं तो लॉर्ड वॉर के रेसिडेंस में सो रही थी। जज कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? तो वो कहती है कि तुम खुद लॉर्ड वॉर को बुलाकर पूछ लो। जज कहता है कि लॉर्ड वॉर भला तुम्हें सोते हुए क्यों देखने आएगा? जिनहोंग कहती है कि उस रात लॉर्ड वॉर मेरे साथ, अब मैं इस बात को कैसे बताऊं, ये थोड़ा एडल्ट वाला हो जाएगा। ऊपर से युलोंग ये सब कुछ सुन रहा था। उसका गार्ड कहता है कि लॉर्ड वॉर, ये तो आपका नाम बदनाम कर रही है, मैं अभी जाकर उसका भंडा फोड़ता हूँ। इस पर युलोंग कुछ नहीं कहता। यहाँ जज जिनहोंग से कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और ये हैंकरचिफ वो तो उस भिखारी ने तुमसे चुरा लिया होगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी ही कोई आकर जज से कहता है कि लॉर्ड वॉर का ये ऑर्डर है कि इसे जेल में डाला जाए। ये सुनकर जज जिनहोंग को वापस बुलाते हैं। अगले सीन में जिनहोंग जेल के अंदर होती है। वो रोते हुए कह रही थी कि मैं अपनी जिंदगी में जेल कभी नहीं गई। तभी ही फेबाई वहाँ पर आ जाता है। वो कार्ड को इशारा करता है तो कार्ड उसका लॉक खोल देता है। वो बाहर निकलते ही सीता फेबाई से ये पूछती है कि तुमने इस कार्ड को कितनी घूस दी मुझे बाहर निकालने के लिए? तो वो कहता है कि क्या कहा घूस? वो कहती है कि तुमने इस कार्ड को कितने पैसे दिए या फिर तुमने ही मेरी बेल कराई? फेबाई कहता है कि देखो तुम कुछ गलत समझ रही हो, मैंने किसी को भी पैसे नहीं दिए हैं। जिनहोंग कहती है कि तुम इस पूरी जेल का मैनेजमेंट करते हो, तुम तो यहाँ के सबसे बड़े ऑफिसर हो, तो क्या इस वजह से तुम मुझे रिहा कराने आए? तुम तो सच में लॉयल फ्रेंड निकले। फेबाई कहता है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ? मैंने तो बस कार्ड को इतना ऑर्डर दिया कि वो लॉक को खोल दे। जिनहोंग वापस से जेल के अंदर जाने के बाद कहती है कि तो तुम सिर्फ मुझे यहाँ पर देखने आए थे, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। फिर उसका ध्यान फेबाई के चेहरे पर पड़ता है। उसका चेहरा चमक रहा था तो वो सोचती है कि मैं भला एक यूनुक के लिए फीलिंग्स कैसे रख सकती हूँ। फेबाई कहता है कि उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस लड़की को तुरंत रिलीज कर दिया था। जिनहोंग कहती है कि दाल में जरूर कुछ काला है। फेबाई उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है या फिर कोई जानबूझकर तुम्हें फंसाना चाहता है? वो कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरी तरफ एम्परर को ये खबर मिलती है कि फेबाई के साथ जिनहोंग इन्वेस्टिगेशन करने गई है। एम्परर कहते हैं कि अच्छा तो युलोंग उस लड़की जिनहोंग की इतनी ज्यादा परवाह भी नहीं करता। यहाँ फेबाई जिनहोंग को उस भिखारी लड़के की मौत जिस तरह से हुई थी ऐसे और 3 केस दिखाता है। जिनहोंग उन तीनों लड़कों की ऑटोप्सी रिपोर्ट निकालकर उसे कहती है कि इन तीनों को किसी जानवर ने नहीं बल्कि एक इंसान ने मारा है। जिनहोंग ने रिपोर्ट में 1 2 3 को इंग्लिश में लिखा था। तो फेबाई उसे पूछता है कि ये क्या है? जिनहोंग कहती है कि हम हमारे होम टाउन में इसी तरह से लिखते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में न आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। फेबाई उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ एंड डोंट वरी, अब से तुमसे कोई पूछताछ करने नहीं आएगा क्योंकि इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ। जिनहोंग ये सुनकर उसे देखने लगती है तो वो कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो? जिनहोंग कहती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, अगर तुम वो नहीं होते तो मैं सच में तुम्हें अपने आप को सौंप देती, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बनकर तो रह ही सकते हैं। इस पर वो अपनी मुंडी हिलाता है। जब जिनहोंग बाहर निकलती है तो युलोंग के कुछ गार्ड्स उसे लेने के लिए आए थे। जिनहोंग उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, जब मैं जेल के अंदर थी तब तुम सभी लोग कहाँ मर गए थे? तो युलोंग के गार्ड कहते हैं कि देखो हमारे लॉर्ड वॉर ने तुम्हें काफी मिस किया है, उसने तो ये स्पेशल चेयर तुम्हें लेने के लिए भिजवाई है। हमारे लॉर्ड वॉर ने ही फेबाई को ये ऑर्डर दिया था कि वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करे, अगर वो नहीं होते ना तो तुम अभी भी जेल में ही होती। ये सुनकर वो तुरंत चेयर में बैठ जाती है। जब वो युलोंग के रेसिडेंस तक पहुंचती है तब तक तो वो सो चुकी थी, तो ये देखकर युलोंग उसे उठाकर उसके बेड तक लाता है। जिनहोंग नींद में बड़बड़ा रही थी कि मत जाओ, तो युलोंग वहीं पर ही रुक जाता है। अगले दिन हमें चिल्लाने की आवाज आती है। वो युलोंग से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युलोंग उसे कहता है कि क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, वैसे ये 3री बार हुआ। वो कहती है कि क्या? युलोंग कहता है कि मैंने तुम्हारी 3 बार मदद की है, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ 1 बार ही रिपे किया है, अभी 2 बार का बाकी है। वो कहती है कि देखो हम अजनबी है तो हमें इस तरह से हग नहीं करना चाहिए, लेकिन युलोंग तो फिर भी उसे जबरदस्ती हग करता है एंड कहता है कि 2 बार पूरा हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये 3 बार हुआ, पहला मार्केट में, दूसरा घर आने के बाद एंड ये वाला 3रा। युलोंग उसे कहता है कि तुम काफी जल्दी कर रही हो, हमारा एक हग कम से कम 15 मिनट का तो होना ही चाहिए। जिनहोंग कहती है कि तुम्हें ये नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो? तो वो कहता है कि तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की तो तुम बदले में इतना भी नहीं कर सकती? वो सोचती है कि यह लड़का तो लाइन मारने में एक्सपर्ट हो गया है। वो उसे कहती है कि ठीक है। आगे फेबाई उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि ये 5वां केस है एंड ये भी उन्हीं की ही तरह है। जिनहोंग उसे कहती है कि तुम मुझे क्राइम सीन पर लेकर जाओ। तभी ही उन दोनों को एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है।
यहाँ पर वो औरत किसी ब्लैक कपड़े वाले इंसान से बच रही थी। फेबाई और सिन्होंग दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से औरत के चिल्लाने की आवाज आई थी। वो ब्लैक कपड़ों वाला इंसान सिन्होंग की तरफ जहरीली सुइयां फेंकता है तो ये देखकर फेबाई उसे बचा लेता है। अब फेबाई ध्यान से उसे देख रहा था तो जिन्होंग कहती है कि ऐसे मत देखो क्योंकि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। इतने में मौका देखकर वो ब्लैक कपड़ों वाला इंसान वहाँ से भाग जाता है। जिन्होंग कहती है कि देखा, वो तुम्हारी वजह से चला गया। फेबाई कहता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा? वो कहती है कि मुझे उस पर यकीन है। वो दोनों इसलिए ऐसी बातें कर रहे थे क्योंकि उस इंसान का चेहरा बिल्कुल युलोंग जैसा ही दिख रहा था। तभी ही वहाँ पर अचानक से हुआ नांगिन आ जाता है। वो औरत चला रही थी कि लॉर्ड वॉर एक खून पीने वाला दरिंदा है। ये सुनकर हुआ नांगिन उस औरत को बेहोश कर देता है। वो जिन्होंग के पास आकर कहता है कि पतली कमरिया, तिरछी नजरिया, आय हाय हाय। तो फेबाई कहता है कि तुम इतनी रात गए यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो वो कहता है कि जब तक सीरियल किलर पकड़ा नहीं जाता तब तक हम सभी के सिर के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। वैसे अभी अभी मैंने इस सीरियल किलर का चेहरा। तो फेबाई उसकी बात को काटते हुए जिन्होंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हुआ नांगिन की मेड वहाँ पर आती है एंड कहती है कि मास्टर काम पूरा हो गया। यहाँ फेबाई जिन्होंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम सेफ रहोगी। तो वो उसकी तरफ देखती है। फेबाई कहता है कि क्या तुम्हें उस पर शक हो रहा है? जिन्होंग इस सवाल का कोई भी जवाब ना देते हुए सीधा युलोंग के पास जाती है एंड उसे पूछती है कि आज रात तुम बाहर गए थे। वो कहता है कि क्या तुमने फिर से कोई ट्रबल खड़ी कर दी है? वो कहती है कि मैंने नहीं बल्कि तुमने की है। आज रात सीरियल किलर स्पॉट हुआ एंड उसका चेहरा, ये सीन यहीं पर ही कट होता है। दूसरी तरफ एम्प्रेस एम्प्रर से यही बात कर रही थी कि उस सीरियल किलर का फेस बिल्कुल युलोंग जैसा ही है। अब तो युलोंग बुरा फंसने वाला है। यहाँ जिन्होंग युलोंग से कहती है कि उसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। युलोंग कहता है कि पर वो मैं नहीं था, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। जिन्होंग कहती है कि दिखने से लगता है कि कोई तुम्हें फ्रेम करना चाहता है, लेकिन रुको, इतना बड़ा कांड हो गया, इसमें तुम्हारा नाम आ रहा है, लेकिन तुम्हें तो जरा देखो तुम कितने रिलैक्स हो। इस पर युलोंग कहता है कि ब्लड कर्ज के जरिए मेरे दुश्मन ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं असली कातिल नहीं हूँ। वो कहती है कि अब ये ब्लड कर्ज क्या है? दूसरी तरफ एम्प्रेस एम्प्रर से ये कह रही थी कि जिस इंसान को भी ब्लड कर्ज का श्राप लगता है वो इंसान फुल मून की नाइट को पूरा हैवान बन जाता है। एम्प्रर उसकी सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अगले सीन में जिन्होंग नहाकर बाहर निकलती है। उसके लिए ये लंबे बाल संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो वो कहती है कि अब मुझे यहाँ पर सोलर हेयर ड्रायर बनाना पड़ेगा। युलोंग कहता है कि ये हेयर ड्रायर क्या होता है? वो कहती है कि तुम यहाँ पर। तो युलोंग कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि ये हेयर ड्रायर होता क्या है। वो कहती है कि ये तो बस एक लोकल प्रोडक्ट है जो कि मेरे सिटी में मिलता है। युलोंग कहता है कि झूठी कहेंगी? तो वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, लेकिन रुको, तुम मेरे कमरे में ऐसे ही कैसे घुसे चले आए? क्या तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी सी भी परवाह नहीं है? अब युलोंग जिन्होंग को उठाकर उसके बेड तक लाता है। तो वो कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। युलोंग कहता है कि क्या बाल सुखाने के लिए शादी करना जरूरी है? वो कहती है कि क्या? युलोंग अपनी पावर की मदद से उसके बाल सुखा देता है। जिन्होंग सोचती है कि उसने सुना था कि युलोंग शादी इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी किडनी खराब है। वो उसे पूछती है कि हाल ही में ही तुम क्या डॉक्टर के पास गए थे? वो सोचता है कि क्या ये मेरे ब्लड कर्ज के बारे में पूछ रही है। वो कहता है कि हाँ मैं गया था। जिन्होंग उसे पूछती है कि फिर डॉक्टर ने क्या कहा? तो युलोंग कहता है कि उन्होंने ये कहा कि मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वो कहती है कि तुम गिव अप मत करना, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहना। अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम एक दिन जरूर ठीक हो जाओगे। तुम्हें इसके लिए अपनी डाइट पर ध्यान देना है और ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक दिन अट्रैक्टिव और माचो मैन बन जाओगे। वो उसे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि ऐसा करने पर सिर्फ लड़की ही नहीं बल्कि लड़कियां भी तुम्हारी दोस्त बनेगी। वो उसे बेड पर पटकते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी माँ एक डॉक्टर है, तो क्या ये सारी स्किल तुमने अपनी माँ से सीखी है? वो कहती है कि हाँ, ये सब कुछ मेरी माँ ने ही मुझे सिखाया है। युलोंग कहता है कि ये बात मैं जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मरने के बाद तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ तुम्हें कैसे सिखाया, क्योंकि वो तो तुम्हें जन्म देते हुए ही मर गई थी। अब तुम ये मत कहना कि वो तुम्हारे सपने में आत्मा बनकर आई एंड उसने तुम्हें सिखाया। जिन्होंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मरते टाइम कुछ नोट्स छोड़कर गई थी तो उनको ही पढ़कर मैंने ये सब कुछ सीखा। इतना कहकर वो भाग जाती है। अगले सीन में वो बैठकर ग्रिलिंग कर रही थी। तभी ही वहाँ पर युलोंग आता है।
वो कहता है कि मैंने तुम्हारे घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में बात की है। ये सुनकर जिनहोंग शॉक हो जाती है। वो कहता है कि कल तुमने ये कहा था ना कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो आज से हम दोनों मैरिड कपल है। तभी ही वहाँ पर एक लड़की गैदरिंग पार्टी में इनवाइट करने के लिए युलोंग के पास आती है। युलोंग एक बार जिनहोंग की तरफ देखता है एंड फिर उस लड़की से कहता है कि वो इस पार्टी में जरूर आएगा। दूसरी तरफ एम्प्रेस एम्परर से ये कह रही थी कि युलोंग गैदरिंग पार्टी में जाने वाला है, तो एम्परर कहते हैं कि आज तो कुछ हंगामा होगा क्योंकि आज की रात फुल मून नाइट है। उसके बाद हम गैदरिंग पार्टी का सीन देखते हैं। जिनहोंग अपने मेड के साथ वहां पर आई थी। उसकी मेड गलती से फेयू से टकरा जाती है, तो फेयू उसे एक चाटा लगाते हुए कहती है कि तुम क्या अंधी हो। जिनहोंग जब फेयू से बात करने के लिए जाती है तो फेयू उसे भी एक चाटा लगाने वाली थी, लेकिन जिनहोंग उसे उल्टा एक चाटा लगा देती है। फेयू उसे कुछ कहने चाहती उससे पहले ही वहां पर युलोंग आ जाता है। यूहेंग कहता है कि आज ऐसा पहली बार हुआ कि लॉर्ड वॉर ने इस गैदरिंग पार्टी को अटेंड किया, वरना तो वो कभी नहीं आता था। युलोंग जिनहोंग के पास आकर उसे कहता है कि तुम क्या मुझसे गुस्सा हो क्योंकि तुमने मुझे ग्रीट नहीं किया। वो कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों मैचिंग कपड़े पहनो। ये सुनकर युलोंग देखता है कि उसने एक लड़की जैसे सेम टू सेम कपड़े पहने हैं। ये देखकर वो अपने क्लॉक को सबके सामने फाड़ता है एंड जिनहोंग जैसे ही कपड़े पहन लेता है। उसके बाद वो सभी लोगों के सामने ये अनाउंस करता है कि वो जल्दी ही जिनहोंग से शादी करने वाला है। अगर कोई उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगा तो मैं समझूंगा कि उसने मेरी भी डिसरिस्पेक्ट की है। फेयू कहती है कि लॉर्ड वॉर आप इस लड़की के झांसे में नहीं आ सकते, तो दूसरी कोई लड़की कहती है कि हाँ ठीक कहा लॉर्ड वॉर, आप इस जैसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। लेकिन युलोंग उन लोगों की एक बात को नहीं सुनता एंड जिनहोंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वापस आते टाइम उसका ब्लड कर्स उस पर हावी हो रहा था। तभी ही वहाँ पर कुछ हमलावर आ जाते हैं। युलोंग के गार्ड उन हमलावरों से फाइट कर रहे थे, तो जिनहोंग युलोंग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कहता है कि वो सारे हमलावर इतने डरपोक और बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। आज मैं सभी लोगों को ये दिखाना चाहता था कि युलोंग एक हैवान है, ताकि मैं उसकी सारी अथॉरिटी छीनकर उसे पावरलेस बना सकूं, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। एम्प्रेस कहती है कि डोंट वरी योर मैजेस्टी, हमारे पास और भी मौके हैं। युलोंग को ब्लड कर्स के कारण दर्द हो रहा था, तो वो जिनहोंग को हक कर लेता है। तभी ही वहाँ पर हुआ नोंगिन आता है। जिनहोंग उसे पूछती है कि तुमने हमारी मदद क्यों की। इस पर नोंगिन कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो क्यों ना हम कहीं पर जाकर बैठकर पूरी रात बात करें। जिनहोंग कहती है कि अगर तुम्हें ये बात नहीं बतानी है कि तुमने हमें क्यों बचाया, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और तुमने जो ऑफर की थी ना पूरी रात बात करने की, तो इसमें मैं जरा सी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हुआ नोंगिन कहता है कि तुम तो बड़ी नाशुक्री निकली। तो वो कहती है कि क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम हमें बचाओ। हुआ नोंगिन कहता है कि अगर तुम्हें ये जानना है कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया, तो तुम यूनियू पार्लर पर आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पर सब कुछ बताऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि ब्लड कर्स का तोड़ क्या है। अगले दिन जिनहोंग हुआ नोंगिन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है एंड उससे पूछती है कि बताओ कि तुमने मुझे कल क्यों बचाया था। वो सीधा उसका हाथ पकड़कर एक पौधे को टच कराता है, जिसके कारण उस पौधे में एक फूल खिल उठता है। ये देखकर हुआ नोंगिन बड़ा ही खुश हो जाता है। जिनहोंग उसे पूछती है कि ये क्या हुआ। हुआ नोंगिन कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन हो। वो कहती है कि बकवास करना बंद करो, भला मैं तुम्हारी छोटी बहन कैसे हुई। मेरी सरनेम चू है और तुम्हारी हुआ, इस हिसाब से भी हम दोनों भाई बहन नहीं है। हुआ नोंगिन कहता है कि जब तुम छोटी थी तब ही तुम्हें शंग एम्पायर में लाया गया। जिनहोंग उसे पूछती है कि अगर तुम मेरे भाई थे तो तुम मुझे देखने क्यों नहीं आए। जब सभी लोग मुझे बुली कर रहे थे तब भी तुम एक बार भी नहीं आए। हुआ नोंगिन कहता है कि मैं यहाँ पर एक डेंजरस टास्क को पूरा करने आया हूँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मेरी वजह से खतरे में पड़ जाओ। जिनहोंग उसे पूछती है कि फिर तुमने मुझे अभी ये सारी बातें क्यों बताई। हुआ नोंगिन उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम युलोंग के पीछे पड़ो, उसे सिर्फ पावर की ही परवाह है, वो तुम्हारी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। ब्लड कर्स को तोड़ने के दो उपाय है। पहला उपाय इंटीमेट होना। लॉर्ड वॉर तुमसे इंटीमेट रिलेशन इसलिए बना रहा है क्योंकि तुम नॉर्थन चू हो। चू फैमिली के लोगों के पास ऐसा ऑरा होता है जो ब्लड कर्स को तोड़ सके। जब भी वो तुम्हारे करीब आएगा तो उसका दर्द अपने आप ही खत्म होता जाएगा। दूसरा मेथड है यू हुआ पिल। ये पिल 12 अलग अलग जड़ी बूटियों से बनती है, लेकिन उसकी एक जड़ी बूटी भी ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिनहोंग कहती है कि अगर तुम्हें मुझे और कुछ नहीं कहना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो कहता है कि रुको, क्या तुम इस बात को अभी भी नहीं समझी कि वो तुम्हें अप्रोच इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने ब्लड कर्स को खत्म करना चाहता है, इसमें उसका ही फायदा है। जरा ये बात तुम अपने आप से पूछकर देखो। अब जिनहोंग युलोंग के पास जाकर उसे ये पूछती है कि तुम बार बार मुझे हक करने को इसलिए कह रहे थे
ताकि तुम अपने ब्लड कर्स के दर्द को दूर कर सको। वो कहता है कि हाँ ये बात सच है। वो उसे पूछती है कि तो तुमने मुझे यहाँ पर इसीलिए रहने दिया ताकि मैं तुम्हारे दर्द को कम कर सकूं। अगर मैं तुम्हारे दर्द को कम ना कर सकी तो तुम क्या मुझे यहाँ पर रहने नहीं दोगे? वो उसे उल्टा ये पूछ लेता है कि अगर मैं पावरफुल नहीं रहा फिर भी क्या तुम मेरे साथ रहोगी? वो उसे कहती है कि तुमने तो ठीक कहा, तुम मेरा फायदा नहीं उठा रहे बल्कि वो इंसान मैं हूँ जो कि तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। मैं अब सब कुछ समझ गई। वो वहाँ से जा रही थी तो ह्यूलोंग उसे पीछे से हक कर लेता है, लेकिन सनहोंग अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपना सामान बांधकर ह्यूलोंग के रेसिडेंस को छोड़कर पहले जहाँ रहती थी वहीं पर ही चली जाती है। फेयू को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो कहती है कि ये तो होना ही था, लॉर्ड वॉर ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला होगा। उसकी फ्रेंड कहती है कि अब हम पहले की ही तरह उसे बुली कर सकेंगे। फेयू इसके लिए जिन्होंग की मेड को बुलाती है। इन दोनों की बातों से हमें लगता है कि ये दोनों ही मिली हुई। जिन्होंग की मेड जिन्होंग के मुंह धोने का पानी लेकर उसके पास आती है। उस पानी में पहले से ही कुछ मिलाया हुआ था। जैसे ही जिन्होंग उस पानी से अपना मुंह धोने के लिए जाती है तो उसकी मेड कहती है कि ये पानी गंदा है, मैं आपके लिए दूसरा पानी लेकर आई। जब फेयू को पता लगता है कि उसकी मेड ने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया तो वो उसे कोड़े मारती है एंड कहती है कि तुम्हारे जैसे नीच लोगों की इतनी जरूरत कि अब वो मुझसे ज़बान लड़ाएंगे। ये तो मेरा नेचर अच्छा है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रही हूँ, जाओ इस बार काम पूरा करके आना। दूसरी तरफ ह्यूलोंग जब खाना खाने के लिए बैठता है तो उसे जिन्होंग की याद आती है। उसे याद करते हुए वो थोड़ा सैड हो जाता है। यहाँ जिन्होंग की मेड जब वापस आती है तो उसकी ऐसी हालत देखकर जिन्होंग उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। उसकी मेड कहती है कि आप मुझे सजा दीजिए, मैंने गलत किया है। फेयू ने मुझे आप पर ध्यान रखने को कहा था। सुबह सुबह मैं जो पानी लेकर आई थी फेयू ने उसमें कुछ हार्मफुल चीज मिलाई थी। उस चीज के कारण आपका चेहरा खराब भी हो सकता था, इसीलिए मैंने वो पानी आपको यूज करने के लिए नहीं दिया। लेकिन फेयू अब दोबारा मुझे यही काम करने को कह रही है, लेकिन मैं आपके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ। आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, आपने मुझे कभी भी मिसट्रीट नहीं किया है। जिन्होंग कहती है कि बस इतनी सी बात के लिए उसने तुम्हें इतना ज्यादा मारा, लेकिन तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर दो क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। एंड फेयू के बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, इस मामले को मैं हैंडल कर लूंगी। फेयू अभी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मेरा ये डांस सेकंड प्रिंस को अच्छा तो लगेगा ना। तभी ही जिन्होंग आकर कहती है कि ये डांस तो काफी ज्यादा बढ़िया है। इतना कहकर वो उसे एक चाटा लगा देती है। फेयू कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे चाटा मारा। तो वो कहती है कि मेरा जब मन करेगा तब मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। वो उसे फिर से 2-3 चाटे और लगा देती है। फेयू कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो जिन्होंग कहती है कि मैंने ये कब बोला कि तुमने कुछ किया है? वैसे भी तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो इतना डिजर्व करती हो। फिर से जिन्होंग उसे 7 से 8 चाटे लगा देती है। तभी ही वहाँ पर ह्यूलोंग आ जाता है। जियो कहती है कि तुम्हारे लिए एक इमरजेंसी पेशेंट है, तुम्हें अभी के अभी फेयू का इलाज करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। जिन्होंग कहती है कि क्या मुसीबत है, अभी अभी मैंने ही इसे मारा एंड अब मैं ही इसे हील करूं। लेकिन ये ऑर्डर जियो का था, इसलिए उसे मानना पड़ता है। वो उसके चेहरे पर दवाई लगा दे रही थी। तभी ही ह्यूलोंग उसके पास आकर उसे कहता है कि चलो मेरे साथ। जिन्होंग सोचती है कि मेरा हाथ तो गंदा है, उसे ये पसंद नहीं आएगा। इतना सोचकर वो अपना हाथ पीछे ले लेती है, लेकिन ह्यूलोंग उसका हाथ पकड़कर उसे उस जगह से लेकर चला जाता है। ये सब देखकर जिन्होंग की फ्रेंड तो पूरी छल के राख हो जाती है। ह्यूलोंग जिन्होंग से कहता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे ही रेसिडेंस में रहना पड़ेगा। जिन्होंग कहती है कि लेकिन मैं तुमसे बिलोंग नहीं करती हूँ। ह्यूलोंग कहता है कि ये सब कुछ मुझे नहीं पता है, बस तुम मेरे साथ रहो। जिन्होंग कहती है कि ठीक है, जब तक ब्लड कर्स का कोई तोड़ नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मैं ब्लड कर्स की दवाई बना लूंगी तब मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। ह्यूलोंग थोड़ा सैड होकर कहता है कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम जितनी भी मिन्नतें करोगी मैं तुम्हें वापस अपने घर में नहीं घुसने दूंगा, पर हाँ मेरी प्रोटेक्शन ऑलवेज तुम्हारे साथ रहेगी। इसके लिए जिन्होंग मान जाती है। वो कहता है कि काम की वजह से थोड़े दिनों के लिए मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो तब तक तुम मेरा घर पर इंतजार करना। ह्यूलोंग के वहाँ से जाने के बाद जिन्होंग यू हुआ पिल बना रही थी। वो सोचती है कि अब मुझे 12 अलग अलग जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलेगी। तभी ही वहाँ पर फेबाई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, अभी तुम्हें किसी की जान को बचाना होगा। ये सुनकर जिन्होंग फेबाई के साथ जाने को तैयार हो जाती है। रास्ते में उसे खून की उल्टी होती है तो जिन्होंग उसे दवाई खिलाकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। फेबाई अपना सिर हाँ में हिलाता है।
अगले सीन में वो उसे लेकर किसी लड़की के पास गया था। जिनहोंग उस लड़की को देखकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका इलाज कर दूंगी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आती है तो फेबाई उसे पूछता है कि वो कैसी है। जिनहोंग कहती है कि क्या तुम्हें मेरी स्किल पर शक हो रहा है? अब वो लड़की ठीक है, लेकिन तुम अपनी बताओ कि तुम कैसे हो। जिनहोंग ने फेबाई के हाथ पकड़े थे तो वो अपने हाथ छुड़ा कर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो दोनों जब वहाँ से जा रहे थे तभी ही वहाँ पर बहुत सारे हमलावर आ जाते हैं। फेबाई कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। जैसे ही जिनहोंग अपनी आंखें बंद करती है तो फेबाई एक के बाद एक हमलावर को मारने लगता है। एक हमलावर जिनहोंग के पास उस पर अटैक करने के लिए जाता है तो फेबाई उसे मार देता है। तभी ही जिनहोंग अपनी आंखें खोल देती है। फेबाई उसे कहता है कि तुम्हें अपनी आंखों को नहीं खोलना चाहिए था। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में जिनहोंग ने फेबाई का क्लॉक पहना हुआ था। जब फेबाई वहाँ पर आता है तो वो उसे पूछती है कि तुम्हारे घाव कैसे है, उस पर तो ड्रेसिंग करनी होगी वरना इन्फेक्शन भी फैल सकता है। जिस लड़की का इलाज जिनहोंग करने के लिए आई थी उसका नाम बावर था। बावर फेबाई से पूछती है कि ये लड़की कौन है। फेबाई कहता है कि ये तो बस एक डॉक्टर है। बावर कहती है कि ये कैसी डॉक्टर है, मुझे तो अभी भी दर्द हो रहा है। तो फेबाई उसे कहता है कि तुम आराम करो, मैं इसे छोड़कर आया। बावर जिनहोंग से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं जानना कि फेबाई और मेरा रिश्ता क्या है। तो जिनहोंग कहती है कि मैं तो बस एक डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट देने के लिए आई हूँ, मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर से कोई लेना देना नहीं है। बावर कहती है कि तुम्हें नहीं जानना तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें बताना है, फेबाई मेरा फियांसे है। ये सुनकर जिनहोंग वहाँ से चली जाती है। बावर फेबाई से पूछती है कि वो लड़की तो काफी ज्यादा प्रीटी है, क्या वो तुम्हें पसंद है? फेबाई कहता है कि ओह ऐसा है, मैंने तो पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। इतना कहकर वो जिनहोंग के पीछे भागता है एंड कहता है कि माफ करना, बावर बचपन से ही ऐसी है एंड वो मेरी कजिन है, उसे लोगों से किस तरह से बात करनी है उसकी जरा सी भी तमीज नहीं है, उसके बदले में मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। फेबाई कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ और अपनी बावर को देखो। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बैठी बैठी बुक पढ़ रही थी तो जियू उसे कहती है कि तुम्हें तुरंत 2 घंटे के अंदर फेबाई का इलाज करना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जिनहोंग कहती है कि क्या मुसीबत है, फेबाई को मैंने पहले ही कहा था कि वो अपने घाव पर ड्रेसिंग करवा ले, लेकिन वो नहीं माना। वो भागी हुई फेबाई को देखने के लिए जाती है, लेकिन ये नज़ारा देखकर वो रुक जाती है। बावर कहती है कि तुम क्या नॉक करके नहीं आ सकती थी? जियो कहती है कि तुम्हें 2 घंटे दिए गए थे, लेकिन इन 2 घंटों में तुमने फेबाई का इलाज नहीं किया, तो अब तुम सजा के लिए रेडी हो जाओ। जिनहोंग को बिजलियों के झटके दिए जाते हैं तो ये देखकर फेबाई जिनहोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिनहोंग के साथ युलंग का बॉडीगार्ड भी था, वो भी वहाँ से जाने वाला था, लेकिन बावर कहती है कि रुको। वो उसे पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो युलंग का बॉडीगार्ड कहता है कि ये लड़की एक डॉक्टर है। बावर कहती है कि वो लड़की बस एक डॉक्टर है, तो फेबाई उसके लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहा है? फेबाई ने उस लड़की के लिए मुझे छोड़ा है, जाओ उसे जाकर कह दो कि अभी वो मेरे पास नहीं आया तो मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। दूसरी तरफ फेबाई जिनहोंग को लेकर जा रहा था। जिनहोंग को होश आता है। फेबाई उसे पूछता है कि अभी अभी तुम्हें क्या हुआ था, अब तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले तुम मुझे नीचे उतारो। फिर जिनहोंग उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारा इलाज करने के लिए वहाँ पर आई थी, लेकिन माफ करना, मैंने तुम दोनों का मोमेंट खराब कर दिया। फेबाई कहता है कि देखो तुम कुछ गलत समझ रही हो, उसे दवाई लगानी थी लेकिन उसका हाथ उसकी पीठ तक नहीं पहुंच रहा था, तो उसने मुझसे मदद मांगी। जिनहोंग कहती है कि इसे छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुमसे ये कहा था ना कि तुम अपने घाव पर दवाई लगा देना, अब वो कैसे है? फेबाई कहता है कि तो तुम भागी हुई मेरे घाव को देखने के लिए आई थी? वो कहती है कि हाँ, और क्या हो सकता है? फेबाई कहता है कि तुम मेरी काफी ज्यादा परवाह करती हो। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी कि यह जिनहोंग अचानक से ही बदल गई है। ये दूसरी वाली कहती है कि पहले तो वो कितनी डरी हुई सहमी सी रहती थी, लेकिन अब तो देखो, जरूर उसके अंदर किसी आत्मा का साया आ गया होगा। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाती है। यहाँ पर जिनहोंग हमेशा की तरह लोगों का फ्री में चेकअप कर दे रही थी। तभी ही वो लड़की तांत्रिक को बुलाकर वहाँ पर लाती है। वो तांत्रिक जिनहोंग के ऊपर पानी फेंकता है तो वो लड़की कहती है कि देखो सभी लोग, ये एक चुड़ैल है, ये अपना असली चेहरा किसी को भी नहीं दिखाना चाहती। यूहेंग कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है
तो अपना असली चेहरा सभी लोगों को दिखाओ। फेयू सोचती है कि ये स्टूपिड लड़की क्या मेरी दोस्त है? अगर सभी ने जिनहोंग का असली चेहरा देख लिया तो सबको पता लग जाएगा कि ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिनहोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी ही वहाँ पर युलोंग आता है। वो उसका चेहरा सबके सामने साफ करता है। सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि जिनहोंग कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन यहाँ पर तो सबसे बड़ा वाला झटका युहेंग को लगा था। वो कहता है कि तुम कौन हो? तुम जिनहोंग नहीं हो सकती। वो लड़की तुरंत बोल पड़ती है कि ये जिनहोंग नहीं है, ये एक चुड़ैल है, वरना इतना कोई खूबसूरत कैसे हो सकता है। युलोंग कहता है कि चुप रहो तुम, और एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, और आज के बाद से मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तुम मेरे रेसिडेंस में कदम भी मत रखना। इतना कहकर वो जिनहोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। युहेंग अभी भी सदमे में ही था कि जिनहोंग इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। अगले सीन में युलोंग उसे पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी अनयूजुअल स्किल कैसे है? तो वो कहती है कि यह सारी स्किल मैंने अपने होम टाउन से सीखी है। तुम्हें पता है कि वहाँ पर कोई लड़का अगर लड़के को पसंद करता है एंड उससे शादी करना चाहता है तो वो उसे नीज पर बैठकर प्रपोज करता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में युलोंग का आज बर्थडे था तो वो उसके लिए केक बना कर लाती है। युलोंग कहता है कि मैंने आज से पहले अपना बर्थडे कभी भी ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मैं हर साल तुम्हारा बर्थडे इसी तरह से सेलिब्रेट करूंगी। ये सुनकर युलोंग खुश हो जाता है। वो कहता है कि चलो जिनहोंग, महीने की 8 तारीख को शादी करते हैं। वो उसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है। ये सब कुछ देखकर जिनहोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कहती है। जिनहोंग युलोंग के दोस्तों के साथ डिनर कर रही थी। वो उसे कहती है कि स्वीट कॉर्न तुम्हारे फेवरेट है तो इसे तुम्हें और ज्यादा खाना चाहिए। उसके बाद वो युलोंग के दोस्तों से पूछती है कि क्या तुम्हें फेबाई की कजिन बावर के बारे में कुछ पता है? युलोंग पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? जिनहोंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस बावर को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो फेबाई को पसंद करती है तो मैं सोच रही थी कि फेबाई उसे लेकर क्या सोचता होगा। ये सुनकर युलोंग तुरंत बोल पड़ता है कि उसे उस लड़की में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जिनहोंग कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम फेबाई थोड़ी ना हो। वैसे भी फेबाई तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, उसे बावर जैसी लड़की सूट नहीं करती। ये सुनकर युलोंग का एक दोस्त उसे पूछता है कि युलोंग और फेबाई दोनों में से कौन बेस्ट है? तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स युलोंग। अगले दिन बावर को ये पता चलता है कि फेबाई किसी से शादी करने वाला है। ये जानकर वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ युहेंग अपनी माँ यानी कि एम्प्रेस से ये कह रहा था कि आप 13वें अंकल की शादी जिनहोंग से मत होने दीजिए। अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो उसकी शादी 13वें अंकल से भी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर एम्प्रेस उसे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम 13वें अंकल से पंगा मत लेना। अभी के लिए तुम उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो। एक बार तुम पावरफुल बन जाओ फिर जो चाहे वो तुम कर सकते हो। युहेंग अपनी माँ से फिर से शादी के बारे में बात करता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, इसे मैं हैंडल कर लूंगी। जिनहोंग जब युलोंग से मिलने के लिए आती है तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि लॉर्ड वॉर तो किसी काम की वजह से अभी बाहर गए हैं। जिनहोंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उससे कल मिल लूंगी। तो बॉडीगार्ड कहता है कि कल आपकी शादी है, अगर आपको तैयारियां करने में मेरी कोई मदद चाहिए तो आप मुझे कह सकती है। दूसरी तरफ युलोंग बावर से मिलने के लिए गया था। बावर उसे कहती है कि फेबाई तुम इस तरह से शादी नहीं कर सकते। युलोंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से नहीं आना चाहिए था। बावर कहती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम तो उस जिनहोंग से शादी कर लेते। सभी लोग ये सोचते हैं कि फेबाई नकली है और युलोंग असली है, लेकिन मेरे लिए तो फेबाई ही सब कुछ है। युलोंग कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ और मुझे इस बात का गिल्ट भी है कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली खत्म हो गई, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी फैमिली के दुश्मनों को ढूंढ कर उससे तुम्हारा बदला लूंगा एंड तुम्हें भी सेफ रखूंगा। बावर उसे कहती है कि तुम उस डॉक्टर के साथ शादी नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम ही फेबाई हो। सोचो, जिनहोंग को जब ये पता चलेगा कि तुम उसे फेबाई और युलोंग बनकर धोखा दे रहे थे तो उसे कैसा लगेगा। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में वो सोच रहा था कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर मैं जिनहोंग के साथ शुरुआत से ही ऑनेस्ट रहता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि कल अगर मैं शादी ना करूँ तो क्या होगा। उसका फ्रेंड शौक होकर उसे पूछता है कि क्या तुम जिनहोंग के साथ शादी नहीं करना चाहते। इस पर वो कहता है कि आज मैं बावर से मिलने के लिए गया था, उसने मुझे याद दिलाया कि जब मैं फेबाई बनकर इन्वेस्टिगेशन करने गया तब उसकी फैमिली वालों ने मुझे बचाया था। अगले दिन बेल की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग इस बेल की आवाज़ को सुनकर शॉक हो रहे थे।
युहेंग सोचता है कि जरूर पैलेस में कुछ हुआ होगा। लगता है कि माँ ने अपना काम कर दिया है। अब तो जिनहोंग और 13वें अंकल शादी नहीं कर सकते, तो ये मेरे लिए अच्छा चांस है। जिनहोंग बॉडीगार्ड से पूछती है कि ये बेल की आवाज कैसी है, तो बॉडीगार्ड कहता है कि पैलेस में एम्प्रेस डाउचर की मौत हो गई है। जिनहोंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि उसके मातम में हम दोनों शादी नहीं कर सकते। तभी ही वहाँ पर ह्यूलोंग आता है एंड कहता है कि सॉरी, अब हम दोनों शादी नहीं कर सकते। वो कहती है कि इसमें तुम्हारी थोड़ी ना गलती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस था। वो कहता है कि ये इत्तेफाक नहीं था। वो कहती है कि छोड़ो भी से, अब हमारी शादी 6 महीने के बाद होगी। तो वो कहता है कि क्या तुम 6 महीने के बाद मुझसे शादी करोगी? वो कहती है कि हाँ। इस पर वो उसे गले लगा लेता है एंड सोचता है कि अगर तुम्हें ये बात पता चल जाए कि शादी मेरी वजह से टूटी है, तो तुम क्या मुझसे नफरत करोगी? अगले सीन में जिनहोंग फेबाई के पास गई थी क्योंकि कैपिटल में एक और मर्डर हो गया था। जिनहोंग उसे कहती है कि देखो ना, मैं तो तुम्हारी कितनी मदद कर रही हूँ, तो बदले में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो फेबाई कहता है कि तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। ये सुनकर जिनहोंग सोचती है कि ऐसी बात तो एग्जैक्ट युलोंग ने भी उसे कही थी। वो युलोंग के बॉडीगार्ड से कहती है कि युलोंग को यहाँ पर बुलाकर लाओ क्योंकि मुझे उससे मिलना है। फिर वो सोचती है कि ये नहीं हो सकता, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। तभी ही वहाँ पर बावर आती है। बावर फेबाई से चिपक कर जिनहोंग से कहती है कि तुम फिर यहाँ आ गई। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि फेबाई मेरा है, तो तुम ना उससे दूर रहो। जिनहोंग कहती है कि तुम क्या अपने लाइफ सेवियर के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? बावर कहती है कि फाड़ में जाओ, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। फिर वो फेबाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट स्वीट्स कॉर्न लाई हूँ। ये सुनकर जिनहोंग सोचती है कि क्या युलोंग और फेबाई दोनों को ही स्वीट कॉर्न पसंद है। तभी ही वहाँ पर युलोंग आता है, तो उसे देखकर जिनहोंग युलोंग के साथ वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसे चाहते देखकर फेबाई को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि जिनहोंग जिसके साथ गई वो फेक युलोंग था एंड असली युलोंग अभी फेबाई बना हुआ था। बावर कहती है कि उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है। युलोंग कहता है कि अगर जिनहोंग मेरी जिंदगी में नहीं होती, फिर भी मैं तुम्हें इसी तरह से प्रोटेक्शन देता रहता, क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली से ये वादा किया था। यहाँ जिनहोंग नकली युलोंग के साथ थी। वो उसे कहती है कि तुम मुझे उठा कर ले जाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था, तो जिनहोंग जिद करने लगती है। वापस आते टाइम युलोंग काफी ज्यादा थक गया था, तो जिनहोंग उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा वीक हो। ये सुनकर वो नकली युलोंग वहाँ से भागकर असली युलोंग के पास आता है। वो कहता है कि लॉर्ड वॉर, आगे से ऐसा नहीं होगा, वो तो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मुझे आपका फेस बदलना पड़ा। युलोंग कहता है कि ये आखिरी बार है, आगे से ऐसा मत करना। उसके बाद युलोंग फेबाई की व्हाइट हेयर वाली विग, उसका कॉस्ट्यूम, उसका मास्क सभी निकाल कर फिर से युलोंग बन जाता है। फिर वो उसे कहता है कि जिनहोंग थोड़ी सेंसिटिव है, तो आगे चलकर तुम उसे संभल कर बिहेव करना। वो नकली युलोंग कहता है कि आपने तो ठीक कहा, वो तो काफी ज्यादा क्यूट है। युलोंग थोड़ा जेलस होकर कहता है कि क्या उसने तुम्हारे सामने क्यूट एक्ट किया? तो वो कहता है कि हाँ। फिर कहता है कि नहीं। उसके बाद वो कहता है कि उसने क्यूट एक्ट इस चेहरे को देखकर किया जो कि आपका था। युलोंग कहता है कि बस करो, तुम मुझे कितना कंफ्यूज करोगे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फेक युलोंग जो लड़का बना था, वो असल में युलोंग का ही एक दोस्त था। उसका नाम वुशुआंग था। वुशुआंग को पता था कि बावर थोड़ी परेशान होगी, तो वो उसे कंसोल करने के लिए चाहता है। आगे कहानी में हमें इन दोनों की लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि युलोंग फिर से फेबाई बनकर इन्वेस्टिगेशन करने गया था एंड इस बार उसे असली कल्प्रेट मिल जाता है। एम्प्रेस का आज बर्थडे था, तो जिनहोंग उसके लिए गिफ्ट में क्वीन ऑफ द नाइट लेकर आती है। ये पौधा वही है जिसके जरिए हुआ नोंगिन ने ये पता लगाया था कि जिनहोंग उसकी बहन है। जिनहोंग उसे कह रही थी कि आप इस पौधे को टच करके सबको साबित कर दीजिए कि आप एक अच्छी एम्प्रेस बनने के लायक है। एम्प्रेस सोचती है कि ये जिनहोंग तो बड़ी ही चालाक है, अगर मेरे टच करने पर इसमें फ्लावर नहीं खिला तो सबको तो ये लगेगा कि मैं एम्प्रेस बनने के लायक नहीं हूँ। जैसे ही एम्प्रेस उस पौधे को टच करने के लिए जाती है, तो जिनहोंग के पीछे खड़ी मेड उसमें कुछ मिला देती है, जिसके कारण टच करने पर भी फ्लावर नहीं खिलता। ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। एम्प्रेस जिनहोंग से कहती है कि तुम ट्राई करो। वो सोच रही थी कि अगर जिनहोंग से भी फ्लावर नहीं खिला तो ये साबित हो जाएगा कि ये पौधा ही नकली है। लेकिन जैसे ही जिनहोंग उस पौधे को टच करती है, तो तुरंत फ्लावर खिल उठता है। ये देखकर एम्प्रेस को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम क्या यहाँ पर मेरी बेइज्जती कराने आई हो? युलोंग को ब्लड कर्स का दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो सोचता है कि अभी तो दर्द होने का टाइम भी नहीं हुआ,
तो फिर ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? जरूर इस ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। वो जिन्होंग का हाथ पकड़कर इस पार्टी से जा रहा था तो एम्परर उसे रोकते हैं एंड कहते हैं कि मैंने सुना था कि जब तुम युद्ध लड़ने गए तभी तुम्हें किसी ने ब्लड कर्ज दे दिया और इस कर्ज के दर्द को खत्म करने के लिए बार बार तुम्हें ह्यूमन ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से वो सीरियल किलर कहीं तुम तो नहीं हो ना, जो कि कैपिटल में सभी लोगों को मारता है? अगर वो तुम ही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपनी जनता को तुम्हारे हाथों इस तरह से मरने नहीं दूंगा। जिन्होंग कहती है कि आपको ये सारी बातें किसने बताई है, क्योंकि दिखने से ही लग रहा है कि आपको किसी ने उल्लू बना दिया है। एम्प्रेस तुरंत बोल पड़ती है कि क्या तुम्हें सच में ब्लड कर्ज नहीं है? अगर ऐसी बात है तो अपने कपड़े सबके सामने उतार कर सबको दिखाओ। युलोंग बिल्कुल वैसा ही करता है। ये देखकर एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। युलोंग कहता है कि कल ही हमने उस इंसान को पकड़ लिया था जो कि ये सारे खून खराबे कर रहा था। तभी ही वहाँ पर फेबाई आता है। वो नोटिस दिखाते हुए कहता है कि उस इंसान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वो ये नोटिस दिखाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद युलोंग भी जिन्होंग को लेकर जा रहा था, लेकिन वो जाते टाइम एम्परर को आंखें दिखाकर जाता है। पार्टी से जाने के बाद युलोंग का दर्द शुरू हो जाता है तो जिन्होंग उसे अपने गले लगा लेती है। यहाँ पर यूहेंग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। वो सोचता है कि वो युलोंग और जिन्होंग दोनों को कैसे अलग करे। अगले दिन वो जिन्होंग की मेट जीनर से जानबूझकर टकराता है एंड उसके साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज हो रहा था। जीनर थोड़ी बेवकूफ थी, इसलिए वो उसके झांसे में इजीली आ जाती है। यूहेंग उसका फायदा उठाता है एंड उसे कहता है कि तुम्हें जिन्होंग को लेकर लालटेन फेस्टिवल में आना है। जीनर बिल्कुल वैसा ही करती है। वो जिन्होंग को लेकर लालटेन फेस्टिवल में आती है। ये लोग जब मार्केट में घूम रहे थे तभी ही यूहेंग आकर वहाँ से जिन्होंग को उठाकर ले जाता है। जिन्होंग बेहोश थी। यूहेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी ही वहाँ पर फेयू की एक फ्रेंड आती है। वो उसके कान भरते हुए कहती है कि देखो ना, लॉर्ड वॉर और जिन्होंग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अगर जिन्होंग अभी उठी तो वो तुरंत लॉर्ड वॉर के पास भागी चली जाएगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो ये सुना था कि वो दोनों शादी करने वाले थे। उन दोनों के बीच आखिरी स्टेप के अलावा सब कुछ हो गया था। इतना कहकर वो चली जाती है। यूहेंग सोचता है कि आखिरी स्टेप। वो उसके कपड़े उतारने लगता है, लेकिन तभी ही जिन्होंग की आंखें खुल जाती है। वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसके पास यूहेंग क्या कर रहा है। वो वहाँ से भागने की ट्राई करती है, लेकिन यूहेंग उसे रोककर कहता है कि तुम उसके पास नहीं जा सकती। लेकिन जिन्होंग तो फिर भी जा रही थी, तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर जिन्होंग उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। तभी ही वहाँ पर युलोंग आता है। युलोंग जिन्होंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उसे कुछ पूछता भी नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ। जिन्होंग को युलोंग की ये बातें अच्छी लग जाती है कि वो कैसे उस पर यकीन कर रहा है। युलोंग जिन्होंग को ठीक तरह से सुलाने के बाद बाहर आता है एंड अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि ये सारा काम किसका है। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि यह सारा काम जिन्होंग की मेड जीनर का है। अगले दिन जिन्होंग को जब ये बातें पता लगती है तो वो जीनर से कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी भी तुम्हें मिसट्रीट नहीं किया। जीनर कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप मुझे इस बात की सजा दे सकती है, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर जिन्होंग शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुम उस आदमी की मीठी मीठी बातों में कैसे आ सकती हो। जीनर कहती है कि सेकंड प्रिंस तो बस आप दोनों की शादी तुड़वाना चाहते थे और कुछ नहीं। जिन्होंग को ये बातें सुनकर बुरा लगता है। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें अपनी बहन माना था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी शादी कोई मायने नहीं रखती। मेरा और तुम्हारा रिश्ता यहीं पर ही खत्म होता है। मैं आशा रखती हूँ कि आगे की जिंदगी तुम्हारी अच्छे से बीते। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बावर काफी ज्यादा परेशान थी। उसे ऐसे परेशानी में देखकर वो शुआंग उसके पास सूप लेकर आता है, लेकिन वो बावर को देखकर इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। अगले सीन में बावर जहाँ जहाँ जा रही थी वो भी उसका पीछा करता है। बावर आखिर में उसे पूछ ही लेती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ साथ थे एंड फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे थे। फिर वो दोनों फेबाई के पास जाते हैं एंड एक दूसरे से कहने लगते हैं कि तुम बताओ, तो दूसरा वाला कहता है कि नहीं तुम बताओ। वो शुआंग कहता है कि लेडीज फर्स्ट, तो वो कहती है कि तुम मर्द हो, तुम्हें ये सारी बातें करनी चाहिए। फेबाई कहता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं बताना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर वो शुआंग बोल पड़ता है कि हम दोनों अब रिलेशन में हैं। ये सुनकर फेबाई खुश होकर उन्हें कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है।
उन दोनों के इशारे के बाद फेबाई कहता है कि सामने आओ। तभी ही वहाँ पर हुआ नोंगिन आता है। वो कहता है कि पता है कि मुझे आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जानने को मिली। अब मैं तुम्हें युलोंग कह के बुलाऊँ या फिर फेबाई? वो कहता है कि फिर तो मेरे पास भी आज कुछ इंटरेस्टिंग जानने को है। अब मैं तुम्हें हुआ नोंगिन कह के बुलाऊँ या फिर क्राउन प्रिंस? ये सुनकर हुआ नोंगिन हंस पड़ता है एंड कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम जिन्होंग के साथ शादी नहीं कर सकते। नहीं, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें बस पावर की पड़ी है एंड मैं नहीं चाहता कि इस चक्कर में मेरी बहन हर्ट हो जाए। एक भाई होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जिन्हों का ध्यान नहीं रखता? तो हुआ नोंगिन कहता है कि मुझे ये बात जाननी है कि तुम्हें पता लग गया था कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ, तो तुमने मेरे खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? युलोंग कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिन्हों के भाई हो या फिर कोई क्राउन प्रिंस। जब तक कि तुम जिन्हों को हर्ट नहीं करते तब तक तो सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे ऐसी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिन्होंग जीनर को छोड़ देती है। उसके बाद जीनर युहेंग के पास जाती है क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन ये बंदा तो दरवाजा ही नहीं खोलता। उसके बाद जीनर आसरा मांगने के लिए उसी फेयू की दोस्त के पास जाती है तो वो उसे सहारा दे देती है। वो कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं हूँ कि किसी को न्यू ईयर के दिन भूखा रखूं, ऊपर से ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। उसकी मेड उसे पूछती है कि माय लेडी, क्या ये आप सच में करना चाहती है? तो वो कहती है कि आज न्यू ईयर का दिन है और मैं जिन्होंग को एक अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ। जिन्होंग बाकी सभी लोगों के साथ बैठी थी, तभी ही वहाँ पर उसे जीनर की कटी हुई उंगली गिफ्ट में मिलती है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उस लड़की को मारने के लिए जा रही थी। तो युलोंग के दोनों दोस्त उसे रोकते हैं एंड कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। लेकिन जिन्होंग को तो कोई भी नहीं रोक पाता। वो जब उस लड़की के घर में जाती है तो वो देखती है कि उस लड़की ने जीनर को काफी ज्यादा मारा है। वो जल्दी से उसे नीचे उतारती है। जीनर मरते टाइम बस यही कह रही थी कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। वो ऐसा कहते कहते वहीं पर ही मर जाती है। उसके मरने पर जिन्होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे जैसे ही मारने के लिए चाहती है तभी ही युलोंग आकर उसे रोक देता है। वो लड़की एकदम से बेचारी बन जाती है एंड युलोंग से कहती है कि देखो ना, जिन्होंग मुझे बुली कर रही है। लेकिन युलोंग उसकी बात को नहीं सुनता एंड उसे दूर धक्का देकर जिन्होंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। जिन्होंग कहती है कि जीनर मरी उसमें मेरी गलती है, मैंने ही उसके बच्चे और उसको मार डाला। अगर मैं उसे युहेंग के घर पर ना भेजती तो वो दोनों आज जिंदा होते। युलोंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को दोष देना बंद कर दो। जीनर ने अपनी डेस्टिनी को खुद चुना, उसने जैसे एक्शन लिए उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिन्होंग ने उस लड़की को मारने की कोशिश की थी तो उसके देश के कुछ लोग आकर युद्ध करने की बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि हमारी मिलिट्री जल्दी ही नॉर्थन चू पर हमला कर देगी। जिन्होंग नॉर्थन चू की ही राजकुमारी है। युलोंग जिन्होंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वो सोचती है कि सिचुएशन तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मुझे जल्द से जल्द ब्लड कर्स का कोई तोड़ ढूंढना होगा। इतना सोचकर वो फेबाई से मिलने के लिए जेल जाती है। लेकिन फेबाई नहीं था तो वो उसे ढूंढने लगती है। वो सोचती है कि ये जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है, पता नहीं फेबाई कहाँ होगा। तभी ही उसका ध्यान एक बटन पर जाता है। जैसे ही वो उस बटन को प्रेस करती है तो एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है। उस कमरे के अंदर फेबाई का मास्क, उसके कपड़े, उसकी वीक सब कुछ रखा हुआ था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। युलोंग और वो शुआंग दोनों ही उसी तरफ आ रहे थे तो जिन्होंग उन्हें देखकर चुप जाती है। युलोंग वो शुआंग से ये कह रहा था कि मेरे जाने के बाद तुम फेबाई का रोल अच्छी तरीके से प्ले करना क्योंकि फेबाई का यहाँ होना जरूरी है। यह सुनकर वुशुआंग कहता है कि आप चिंता मत करिए, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन बावर ने मुझे बताया कि आपकी शादी आपने जानबूझकर तुड़वाई थी, आप ही ने ही एम्प्रेस के साथ कुछ किया ताकि सबको ये लगे कि आपकी शादी एक इत्तेफाक के कारण टूटी है। ये सुनकर जिन्होंग को तो एक बहुत ही बड़ा वाला झटका लगता है। वुशुआंग कहता है कि अगर ये सारी बातें जिन्होंग को पता लग गई तो युलोंग कहता है कि मैं वापस आने के बाद उसे सब कुछ कन्फेस कर दूंगा। फिर वो दोनों भेस बदलते हैं। युलोंग फेबाई बन जाता है एंड वुशुआंग युलोंग। ये सारा नजारा जिन्होंग अपनी आंखों से देखती है तो उसकी आंखों से तो आंसू ही आने लगते हैं। वो अकेले में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी ही उसके पास फेबाई आता है। वो कहता है कि मैंने सुना था कि तुम मुझसे मिलने आई थी। तो जिन्होंग उसके क्लोज जाकर उसे कहती है कि अपना मास्क निकालो। फिर वो उसके चेहरे को टच करने के लिए जा रही थी, लेकिन फेबाई दूर हटकर उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी शादी जल्दी ही लॉर्ड वॉर से होने जा रही है। लेकिन तभी ही जिन्होंग उसका मास्क निकाल देती है एंड कहती है कि अच्छा तो ये तुम हो, तुम्हें क्या यूनुक बनने में मजा आता है,
या फिर तुम सचमुच के कोई यूनुक हो। हाँ, शायद ऐसा ही होगा, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। युलोंग उसे पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली, तो वो कहती है कि ये तो अच्छा है कि मुझे ये सब कुछ पहले ही पता लग गया। तुम युलोंग और फेबाई दोनों ही बनकर मेरे साथ खेल खेल रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ। युलोंग उसे रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वो चली जाती है। अगले दिन सिन्होंग ने युलोंग के घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। यहाँ पर युलोंग सभी लोगों से ये कह रहा था कि उसे दोनों देशों के बीच में नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो नॉर्थर्न चू पक्का हार जाएगा। बावर कहती है कि तुम टेंशन फ्री होकर जाओ, मैं तुम्हारे जाने के बाद सिन्होंग का ध्यान रख लूंगी, क्योंकि सिन्होंग ने मेरी जान बचाई थी एंड मैं उसका कर्ज इस तरह से चुकाना चाहती हूँ। युलोंग कहता है कि सिन्होंग को पहले ही ये बात पता लग गई है कि मैं ही फेबाई हूँ। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बावर तुरंत सिन्होंग के पास जाती है। वो उसे कहती है कि तो तुम उसे छोड़कर जा रही हो। फिर वो कहती है कि वो फेबाई से किस तरह से मिली। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि फेबाई जख्मी था, तो इस जख्मी हालत में बावर ने उसे देख लिया था एंड वो उसे अपने घर लेकर आई थी। वो उसकी चोट पर दवाई लगा दे रही थी एंड इसी दौरान उसने फेबाई का असली चेहरा देखा था। तभी से ही बावर उसे पसंद करती थी। बावर की फैमिली वाले कपड़ों का बिजनेस करते थे, लेकिन एक दिन उनकी फैमिली पर हमला हो जाता है एंड बावर के अलावा सारे लोग मारे जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जिन्होंग कहती है कि वो लॉर्ड वॉर है, इसलिए उसके पास मिलिट्री की पूरी पावर है एंड अब तो वो फेबाई बन गया। फेबाई बनकर वो जेल को संभाल रहा है, तो उसे दूसरी पावर भी हासिल हो गई। बावर कहती है कि तुमने तो सच में उसे गलत समझ लिया है। वो दो रोल इसीलिए प्ले कर रहा है ताकि सारे देशों के बीच में अमन कायम रहे, लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सके। रात में जब वो सोए तो उन्हें ये डर ना लगे कि कोई आकर उन पर हमला कर देगा। वो ये सब कुछ लोगों की शांति और उसकी फ्रीडम के लिए कर रहा है। और एक बात, वो उस टाइम पर तुमसे सच में शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे ये धमकी दी कि अगर तुमने जिन्होंग से शादी की तो मैं फेबाई वाला सच सभी लोगों को बता दूंगी। वो तुमसे शादी नहीं कर पाया, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे लगा था कि ऐसा करने पर वो मेरे पास वापस आ जाएगा, लेकिन वो तो तुमसे सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ये सब कुछ सुनने के बाद जिन्होंग को एहसास होता है कि उसने सच में युलोंग को गलत समझ लिया है। वो अपनी शादी की ड्रेस पहनकर भागकर युलोंग को ढूंढने के लिए जाती है एंड उसे कहती है कि वो उससे इसी वक्त पर इसी जगह पर शादी करना चाहती है। ये सुनकर तो युलोंग भी खुश हो जाता है। उसके बाद उन दोनों की शादी इसी जगह पर हो जाती है। अगले सीन में वो अपनी शादी वाले दिन ही बॉर्डर पर जाने के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वो शुआंग और बावर दोनों से ये कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों जिन्होंग का ध्यान रखना। उसके बाद जिन्होंग युलोंग का इंतजार करने लगती है एंड यहाँ पर ये लड़की दोनों देशों के बीच में युद्ध कराकर नाच रही थी। तभी ही वहाँ पर हुआ नोंगिन आता है एंड ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में युहेंग जिन्होंग के पास आकर उसे ये कहता है कि प्रिंसेस कहीं गायब हो गई है, तो एम्परर ने ये कहा कि मैं सारी प्रिंसेस की सिक्योरिटी टाइट करवा दूं। जिन्होंग कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इतना कहकर वो जा रही थी तो युहेंग उसे रोककर कहता है कि तुम हमेशा ही मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों करती हो। तुम्हें ये बात पता भी है क्या कि एम्परर और एम्प्रेस तुम्हें मारना चाहते हैं। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो युलोंग तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। जिन्होंग युहेंग की इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। यहाँ पर प्रिंसेस पागलों की तरह सबके सामने डांस कर रही थी एंड सारे लोग उसे देखकर हंस रहे थे। दूर से उसे हुआ नोंगिन भी देख रहा था। प्रिंसेस की इस हालत के पीछे हुआ नोंगिन का ही हाथ है। जिन्होंग यू हुआ पिल बनाने लगती है एंड इस पिल को बनाते बनाते एक दिन उसके सारे बाल सफेद हो जाते हैं। आधे महीने के बाद एम्प्रेस जिन्होंग के पास आकर उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, क्योंकि युलोंग तो अब नहीं आने वाला। जिन्होंग कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तो एम्प्रेस कहती है कि युलोंग मेरे कब्जे में है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे मार भी सकती हूँ। फिर हमें एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों देशों के बीच में युद्ध रुक गया था। आज युहेंग और जिन्होंग की शादी थी। युहेंग जिन्होंग के पास आता है एंड उसे कहता है कि आज हमारी शादी का दिन है और तुम तैयार भी नहीं हुई, क्या अभी भी तुम उस युलोंग को नहीं भूली हो। जिन्होंग कहती है कि देखो, मुझे तुमसे शादी करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो तो तुम्हारी माँ ने मुझसे कंडीशन रखी थी, इसलिए मैं रेडी हुई एंड वो डील ये थी कि शादी वाले दिन ही मुझे युलोंग को देखना है। युहेंग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर तुमने युलोंग को आज देखा फिर तो तुम मुझसे शादी करोगी ही नहीं। वो कहती है कि तुमने तो ठीक कहा, मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। फिर वो अपनी हेयरपिन को निकालकर अपने गले पर पॉइंट करते हुए कहती है कि जल्दी से मुझे युलोंग के पास ले जाओ, वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। अगले सीन में एम्प्रेस जिन्होंग को लेकर युलोंग के पास गई हुई थी।
वो उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। एम्प्रेस कहती है कि वादे के अकॉर्डिंग मैंने युलोंग को जिंदा रखा है एंड अगर तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो तुम जल्दी से मेरे बेटे से शादी कर लो। फिर हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जिन्होंग की शादी यूहेंग से होने जा रही थी। वो सारी बातों को रिवाइज करके देख रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। उसे तुरंत ख्याल आता है कि वो जिस युलोंग से मिलकर आई वो युलोंग नकली था। रानी ने नकली युलोंग को इसीलिए वहाँ पर रखा ताकि वो यूहेंग से शादी कर ले। वो ये सोचकर तुरंत बोल पड़ती है कि वो ये शादी नहीं करेगी। यूहेंग जिन्होंग को रोकने के लिए जा रहा था, तभी ही वहाँ पर असली वाला युलोंग आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी वुमन को टच किया। जिन्होंग उसे देखकर उसके गले लग जाती है। युलोंग एम्परर से ये कहता है कि उसकी मिलिट्री पावर अब उसे नहीं चाहिए एंड उसकी जेल वाली जिम्मेदारी भी अब वो छोड़ रहा है क्योंकि वो अपनी आगे की जिंदगी जिन्होंग के साथ सिंपल तरीके से बिताना चाहता है। एम्प्रेस जैसे ही कुछ बोलने के लिए चाहती तो युलोंग उसे कहता है कि तुम ही नहीं मुझे ब्लड कर्स दिया था ना, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। तुम ही वो इंसान हो जो कि दो देशों के बीच में युद्ध कराती रहती है। एम्प्रेस कहती है कि झूठ बोलना बंद करो तो एम्परर कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि युलोंग ने एम्प्रेस के बारे में एम्परर को सब कुछ बता दिया था। एम्प्रेस अपने फायदे के लिए शांग एम्पायर के पड़ोसी देशों के बीच में युद्ध करवाती थी। एम्परर कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। जब एम्प्रेस का काला चिट्ठा सबके सामने खुलेगा तब मैं तुम्हें अपनी राजगद्दी भी दे दूंगा। युलोंग कहता है कि मुझे कोई राजगद्दी नहीं चाहिए बल्कि मुझे तो शांति चाहिए। प्रेजेंट में एम्परर अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से इस बंदरिया को पकड़ लो। यूहेंग देखता है कि उसकी माँ को कैसे पकड़कर ले जाया जा रहा है। उसे ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो युलोंग को मारने के लिए चाहता है, लेकिन तभी ही जिन्होंग बीच में आ जाती है। जिन्होंग को मरता देखकर यूहेंग भी डर जाता है एंड सरेंडर कर देता है। मरने से पहले जिन्होंग युलोंग से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए यू हुआ पिल बना दी है। वो उसे उस पिल को खिलाते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये दिन आज है, काश मैं इस दुनिया में और भी ज्यादा दिनों तक रह पाती। इतना कहकर वो मर जाती है। उसके मरने के बाद युलोंग उसे किस करता है। अब मॉडर्न टाइम में जिन्होंग की आंखें खुलती है। वो अभी लेक्चर अटेंड कर रही थी, लेकिन जब वो अपने प्रोफेसर को देखती है तो वो इंसान और कोई नहीं पर युलोंग था। वो सोचती है कि शायद ये कोई सपना होगा एंड युलोंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। फिर हम पुराने जमाने का लास्ट सीन देखते हैं जहाँ पर युलोंग जिन्होंग की लाश को लेकर आता है एंड उसके साथ झूला झूलने लगता है। तो कुछ इस तरह से ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।